साक्षात्कार या तो गूगल पर उपलब्ध हैं वेब दुनिया के माध्यम से, या जो शेष बचे हैं वो वहाँ पहुँचने के उपक्रम में हैं। हम जल्दी ही जो शेष बचे रचनाकारों के साक्षात्कार हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में आदरणीय चौकसे जी हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। समिति के माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आएं। समिति ने यह प्रयास किया है कि जिन रचनाकारों के साक्षात्कार यहाँ लिए जाएं उनका प्रकाशन भी हो, पुस्तकाकार भी हो। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो 20 रचनाकारों के साक्षात्कार लिए गए हैं वे प्रकाशनाधीन हैं और नवंबर या दिसंबर तक वे पुस्तकाकार रूप में आपके बीच में होंगे। मैं अरविंद ओझा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया सॉल से अभिनंदन करें हमारे आज के अतिथि चौकसे जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, चौकसे जी का जो रचना संसार है उससे रोज रोज इंदौर शहर और हम सभी परिचित होते हैं, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम रिकॉर्डिंग में है इसलिए मैं चाहूँगा कि उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा आप लोगों के बीच पढ़ दिया जाए। 1 सितंबर 1939 को बुरहानपुर में आपका जन्म हुआ। एमए अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में आपने एमए किया। गुजराती कॉलेज इंदौर में 13 वर्ष तक अंग्रेजी विषय को लेकर अध्यापन करते रहे। 1977 से 1982 तक सोनार फिल्म कंपनी के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में शायद, हरजाई, कन्हैया और वापसी 12 रील फिल्मों का आपने निर्माण किया है। नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अवनीत, शायद, संजीव कुमार, अवनीत, कत्ल, गृह युद्ध पर पूरनचंद राव, तमिल फिल्म विजयपथ सिंघानिया की वो तेरा नाम था, आपने उनकी पटकथाएं लिखी हैं। 1977 से इंदौर में फिल्म वितरण किया। राज कपूर की प्रेम रोग से व्यवसाय का विस्तार किया जो पुत्र आदित्य की देखरेख में आज भी जारी है। राज कपूर, राकेश रोशन, सुभाष घई, करण जौहर, शाहरुख खान, महेश भट्ट, राम गोपाल वर्मा, जेपी दत्ता इत्यादि की फिल्मों का आप निरंतर वितरण करते रहे हैं। वितरण व्यवसाय के अलावा छोटे बड़े शहरों में दर्शक प्रतिक्रिया के अध्ययन का अवसर आपको मिला है। लंबे अरसे से फिल्में पढ़ रहे हैं और किताबें देखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। 1966 में माधुरी में राज कपूर और शैलेंद्र पर लेख, 1971 से नई दुनिया इंदौर और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में फिल्म पर लेख आप लिखते रहे हैं। 1981 से 1984 तक दैनिक भास्कर के फिल्म परिशिष्ट नवरंग का संपादन और पश्चात दैनिक भास्कर के में पर्दे के पीछे का प्रतिदिन प्रकाशन, और यह सिलसिला आज भी जारी है। यह गॉसिप नहीं है। ज्ञान रंजन की
पहल पत्रिका का नाम है पहल के लिए भी आपने लिखा है। पत्रकारिता के 40 वर्षों में विभिन्न पत्रिकाओं में 5000 से अधिक आलेख आपके प्रकाशित हुए हैं। 1991 में राज कपूर की सृजन प्रक्रिया पर पुस्तक, जिसका 2 नए अध्याय के साथ संवाद प्रकाशन, मेरे द्वारा पर्दे के पीछे लेखों के 2 संकलन प्रकाशित हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास का हस्तलिखित गुट का संस्करण आपने प्रकाशित किया है, करवाया है। विगत 2 वर्षों में मुंबई में फिल्म जगत में अनेक योजनाओं पर आपने कार्य किया है। दरअसल आप आगे लिख रहे हैं कि दरअसल सारा जीवन परिचय छुपाने का ही प्रयास करता रहा हूँ और इस प्रकाशित परिचय में भी कुछ खास बात नहीं होता। यह कुछ कम तसल्ली की बात नहीं है। फिर तो एक ऐसा रचनाकार हमारे बीच में है। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। एक तो एक मेरे हाथ में है दरावा और दूसरा उपन्यास ताजमहल। और अभी बयान नाम की पाखी नाम की पत्रिका आती है। जी लगातार कहानियाँ जी मैं उसको आ ही रहा था। सर ने याद दिलाया है कि पाखी में सर कहानियाँ लिख रहे हैं और अब तक उनकी 3 कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इस सिलसिले में मैंने भी आपसे अनुरोध किया है कि वीणा के लिए आप हमें कुछ इसी तरह का रचनात्मक सहयोग देंगे और मेरी प्रार्थना आप जरूर स्वीकार करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और पहला सवाल जो इसमें मैं एक बात निवेदन आप सबसे कर दूं कि सवाल केवल मुझे ही नहीं पूछने हैं, आप सब यहाँ आपकी गरिमा में उपस्थिति है। मैं चाहूँगा कि आपके ही बीच से वो एक रचनाकार के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनकी रचना प्रक्रिया से सवाल जरूर करें। सर, सबसे पहला तो आपके बचपन की स्मृतियों को आप हमारे बीच में थोड़ा साझा करें। आप अपने घर बुरहानपुर में पहुँचे और जहाँ जन्म लिया है वहाँ की कुछ स्मृति आप हमारे बीच में साझा करेंगे। एक स्मृति जो एकदम दिमाग में आई है, बुरहानपुर में प्रकाश टाकीज नाम का सिनेमा घर हुआ करता था और अभी भी है। तो उस ज़माने में उसमें 2 आने के टिकट पे नीचे बैठने की व्यवस्था थी, 4 आने पे पीछे बेंच में और 12 आने में बालकनी। तो मैं 2 आने का टिकट लेके फिल्म देख रहा था। 7-8 वर्ष की आयु रही होगी तो निकर पहनता था। बिच्छू काट गया और जैसे ही बिच्छू काटा मैं चीख पड़ा। इत्तेफाक से उसी वक्त मध्यांतर हुआ और रोशनी आई और वो बिच्छू मारा गया। तो वो बिच्छू का नहीं, सिनेमा का जहर जो शरीर में चढ़ा है अभी 80 वर्ष की आयु तक वो जारी है, वो उतारे नहीं उतरा है। बहरहाल दोस्तों की मदद से घर लाया गया और जीवन में पहली बार मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि थप्पड़ सिनेमा देखने के लिए नहीं है, ये थप्पड़ इसलिए है कि आपको 4 आने दिए गए थे और आप 2 आने वाली टिकट पर बैठे नीचे और बिच्छू काटा, बाकी 2 आने आपने मूंगफली खा ली। तो आइंदा आपको 6 आने दिए जाएंगे, 2 आने की मूंगफली और 4 आने की सीट पर आप बैठे। इस तरह का सिलसिला है। और ऐसे ही इसका एक दूसरा स्मरण ये है, उस समय तो 16-17 साल की आयु थी जब विमल रॉय की देवदास लगी थी। तो मैं हमारे परिवार में हम चारों भाई साथ में फिल्म देखने जाते थे और कभी कभी माता पिता भी साथ हो लेते थे। मेरे परिवार में सिनेमा टैबू नहीं था कि इसकी बात मत करो, और फिल्म देखने के बाद घर आकर उस पर बहुत उठापटक भी होती थी। तो ऐसे ही मैं जब देवदास देखने के लिए गया तो घंटे पर बाद मुझे बुखार आ गया, मुझे घर छोड़ा गया। 2-3 दिन बाद दोबारा यह प्रयोग किया गया। तो जितनी बार मुझे देवदास देखने के लिए ले जाया गया, बुखार के बाद इंटरवल के पहले घर लाया गया। उस फिल्म का ऐसा मुझ पर प्रभाव पड़ता था और आज ये फिल्मों का बहुत सघन प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, बहुत सघन प्रभाव पड़ता है। मेरे लिए फिल्में जीवित मनुष्य से ज़्यादा महत्व रखती हैं।
और मैं आज भी, मैं हर शुक्रवार को 10 बजे के शो में मेरा और मेरी पत्नी उषा के टिकट बुक होते हैं। हम हर शुक्रवार को 10 बजे शो देखने के लिए जाते हैं। सिनेमा मुझे कभी भी टेलीविज़न पर या छोटे पर्दे में देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो सिनेमा के पर्दे पे मज़ा आता है। जहाँ बिच्छू काटा था वहीं मैं बार बार उसी दर्द की तलाश में जाता रहता हूँ। सर, आप अध्यापक थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे और 13 वर्ष की एक अच्छी खासी अवधि आपने अध्यापन में गुजारी थी। ऐसा क्या हुआ कि आप अध्यापन कार्य छोड़कर सीधे फिल्म की दुनिया में चले गए? पहला तो सीधा कारण तनख्वाह बहुत कम थी। 400 रुपये मिलते थे यार। 400 रुपये की तनख्वाह बहुत कम होती है और सारे शौक खर्चीले थे। किताबें खरीदना, शराब पीना, अच्छे कपड़े पहनना, लड़कियां छेड़ना, सारे शौक महंगे थे। तो 400 रुपये में कैसा क्या हो सकता था? तो पहले तो सीधा कारण यही है। दूसरा कारण यह है कि उस समय तक शिक्षा में धांधली शुरू हो गई थी। ट्यूशनबाजी का दौर शुरू हो गया था और पर्चे आउट किए जाते थे और नंबर बढ़ाने का एक अघोषित और संगठित व्यवसाय बहुत तेजी के साथ फैल रहा था, बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। यहाँ तक कि एक बार बाद में MIH में वो डॉक्टर SK SK ब्लड बैंक वाला, दो ब्लड बैंक का, खैर वो जो भी नाम था भूल गया, वो SK वर्मा, हाँ ब्लड बैंक वाले SK वर्मा है। तो SK वर्मा के साथ भी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो SK वर्मा ने मुझसे आकर कहा कि उनके भाई का केमिस्ट्री का पर्चा डॉक्टर सुरेश चिटनिस के पास एग्जामिनेशन के लिए गया है और अगर आप 3-4 नंबर बढ़वा दें तो वो पास हो जाएगा। गुजराती कॉलेज में डॉक्टर चिटनिस सबसे अधिक सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, सच्चा मनुष्य रहा है और वो आज भी है। लेकिन उनके और मेरे बीच मित्रता इतनी गहरी थी और उसका गहराई का कारण क्रिकेट था। चिटनिस को क्रिकेट का बहुत शौक था, मुझे भी बहुत शौक था और हम लोग दोनों उसके छत पर क्रिकेट टेनिस की गेंद से खेला करते थे। तो मेरे आग्रह पर उसने वो 3-4 नंबर बढ़ा दिए। इस घटना के लगभग 7-8 वर्ष पश्चात रात को 12 बजे सुरेश चिटनिस मेरे घर आए और उनका याद है आपने एक लड़के के 4 नंबर बढ़ाए थे, वो डॉक्टर बन गया, वो एनेस्थेशिया देता है और आज ही उसने मेरे एक रिश्तेदार को ज्यादा एनेस्थेशिया दे के मारा है। ये रूह कमा देने वाली घटना मेरे साथ हुई है। तो जो नौकरी छोड़ने के कई कारण थे, उनमें से एक कारण यह भी था कि यहाँ बने रहेंगे तो ये सब करने के लिए बाध्य किए जाएंगे और हर आदमी वही बाध्य होता है जो भीतर से कमज़ोर होता है। बाहरी कारण तो सब दिखावा है, झूठा है। मैं खुद घबरा गया था, बहुत बुरी तरह से घबरा गया था और फिर ऐसे क्या होता है, बड़ी कई घटनाएं निर्णायक सिद्ध हो जाती हैं। उन्हीं दिनों में गुजराती कॉलेज में वाणी सर हमारे प्राचार्य हुआ करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कक्षा से पढ़ाते समय नीचे बुला लिया और कहा कि आप पर इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है, आप अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते फिल्मों की बातें बहुत करते हैं और ये गलत है। तो बहरहाल एक कमेटी बैठाई गई। कमेटी के सामने मैंने ये कहा कि साहब
कमिंग ऑफ गांधी पर नेहरू जी का पाठ है जो मैं पढ़ा रहा था। उसका एक पहला जुमला है, द फैंटम ऑफ फियर बिल्ड्स इटसेल्फ इनटू मोर फियरसम देन फियर इन रियलिटी इटसेल्फ। मैंने कहा आप पूरे इंदौर शहर में सारे विद्वानों को बुला लीजिए और इस वाक्य को वो स्पष्ट कर दें, ऐसे तरीके से स्पष्ट करें कि प्रथम वर्ष के छात्र को समझ में आ जाए। तो मैंने कहा मैंने कक्षा में क्या किया, मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि इस समय भारत में सबसे ताकतवर आदमी कौन है। उनका दारा सिंह। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा दारा सिंह। मैंने कहा एक कार्टून स्ट्रिप में एक कैरेक्टर चलती रेलगाड़ी को हाथ से रोक लेता है, ये भी स्ट्रांग है। उनका है तो मैंने लिखा दारा सिंह वर्सेस फैंटम इन इमेजिनेशन। फैंटम रियल नहीं है, इमेजिनेशन है। तो मैंने कहा यही नेहरू जी गांधी जी के बारे में कह रहे हैं कि उस समय डर का फैंटम, डर का एक भयावह झूठा आकलपन इतना अधिक प्रभावशाली था कि उसके सामने असल डर का कोई अर्थ ही नहीं था। तो मैंने कहा कोई माइकल आज मुझे समझा दे कि क्या फिल्म में दारा सिंह की बात करना या फैंटम कार्टून स्ट्रिप की बात करना अनुचित था। ये मैंने कमेटी के सामने रखा और मुझे नौकरी पे बहाल रखा गया। देखिए मेरा तात्पर्य है विद्यार्थियों को समझाना, कोशिश करना समझाने की, और वो मैं करता था। उसके लिए मुझे सिनेमा का उदाहरण देना पड़े, कुश्तियों का देना पड़े, क्रिकेट का देना पड़े, मैं लगातार देता रहता था। तो ये तो सर ऐसा भी हुआ है कि गुजराती कॉलेज में पहुंचते से ही कॉमर्स में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेजा गया और वो सुबह की क्लास लगती थी 7 बजे की। तो हमारे प्राचार्य गोखले साहब से हमने निवेदन किया कि हमारा अभी अभी विवाह हुआ है तो 7 बजे के बदले 7:45 का पीरियड दे दीजिए, इतने सुबह उठ के आना कष्टकर है। तो वो अनुशासन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने इसके लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि एक F सेक्शन है, वहाँ कल आप पढ़ाइए और हम देखेंगे कि आप कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ाया तो आपको 8:30 बजे का टाइम भी दे दिया जाएगा। तो मुझे लोगों ने कहा मर गए आप, ये F सेक्शन फेलुअर्स का है, ये वो विद्यार्थी हैं कोई 2 साल से फेल हो रहा है, कोई 3 साल से फेल हो रहा है, और ये दिग्गज है, ये सब छावनी के अमीर व्यापारियों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। हाँ, और ये तो 2 मिनट में आपको उठा के पटक देंगे क्लास में। और उस समय मैं बहुत दुबला पतला भी था सौरभ भाई, आपको याद होगा, और वहाँ से भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व नहीं था कि उसके दबाव में वो आ जाए। तो ये सुन के मैं गया यूनिवर्सिटी और 10 साल के प्रश्न पत्र निकाले और उसके आधार पर 10 प्रश्न पत्र बनाए, फिर उनके उत्तर लिखे और रात में 10 बजे छावनी जाकर उनको साइक्लो स्टाइल कराया। और दूसरे दिन कक्षा में वो इतना बड़ा गट्ठा लेकर पहुंचा तो नाटकबाजी चल रही थी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, एक एक प्रश्न पत्र मैंने टेबल पर बांट दिया। और फिर मैंने कहा देखिए यहाँ जितने विद्यार्थी हैं इनमें से कोई भी अंग्रेजी भाषा में फेल नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उत्तर सहित आपके टेबल पर रख दिए गए हैं। आज कोर्स पूरा हो गया है, पर हम साल भर उसको एक एक वाक्य में समझने की और यही याद करने की कोशिश करेंगे ताकि होमवर्क ना हो। तो ये सब करना पड़ा मास्टर। आपने फिल्मों में पटकथाएं लिखी और फिल्म में आपने नए नए प्रयोग भी किए। कभी ये नहीं सोचा कि एक अभिनेता की तरह से भी फिल्म में उतरा जाए? ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। धन्यवाद। सुनो वो क्या कह रहा है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एनीवे धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरे मन में कभी भी भूले से भी ये विचार नहीं आया, क्योंकि सिनेमा को मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ। तो मेरे अनुभव का निचोड़ ये है
कि एक्टर एक बहुत मूर्ख व्यक्ति होता है। वो दूसरे की दी हुई पंक्तियां पढ़ता है, दूसरों के दिए निर्देश पे वो चलता है। स्टूडियो में चौक से मार्क लगाते हैं कि तुमको यहाँ तक लेफ्ट में चलना है, फिर यहाँ इतना संवाद अदा करना है, फिर राइट में चौक के उस मार्क तक तुमको चलना है। तो वो उसका अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के पहनाए कपड़े पहनता है, दूसरों की दी हुई भाषा बोलता है, दूसरों को दिए विचारों से संचालित है। तो मेरा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति इतना कठोर आग्रह है कि मैंने अभिनेता बनने का कभी सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी एक भूल हुई है। मैं शायद नाम की फिल्म बना रहा था और वो पूरी फिल्म इंदौर में शूट हुई है। आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब की आज्ञा से हाई कोर्ट का एक्सटीरियर भी शूट किया है मैंने, लेकिन जो कोर्ट का इंटीरियर है उसका हमने बम्बई में सेट लगाया। तो वो एक बार तो शूटिंग उस फिल्म की 40 दिन शूटिंग इंदौर में हुई है और 4 दिन कोर्ट की शूटिंग मुंबई में हुई है। तो 11 नवंबर पर एक गवाह को कटघरे में आना था और कोई एक्टर उसके लिए आया नहीं था, तो वो गवाह का रोल मैंने अदा किया है। और हमारे इंदौर शहर के ही अच्युत पोद्दार, उनको दृश्य में जज बनाया था। तो उनकी हाइट जरा थोड़ी कम थी या वो कुर्सी बड़ी बन गई थी, तो मैंने कहा शूटिंग में डिले करने की जरूरत नहीं, अदालत के दृष्टि के लिए जो 4 मोटी किताब लाए हैं वो नीचे रखो और आप बैठ जाओ। लिटरली सिटिंग ऑन जजमेंट, लिटरली सिटिंग ऑन जजमेंट। तो ऐसा कुछ भी हुआ। आप साहित्य के एक गंभीर अच्छा, उस विषय में क्षमा चाहता हूँ। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं फिल्म